नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राजद अपने प्रत्याशियों को बांटने लगा दूसरे चरण की सीटों के लिए सिंबल। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव में महागठबंधन के लिए प्रचार करेंगे कन्हैया कुमार, तेजस्वी के साथ दिख सकते हैं एक ही मंच पर। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सरकार की नीतियों के खिलाफ लोगों को भड़का रहे नक्सली चुनाव में डाल सकते हैं खलल, पुलिस मुख्यालय ने इसको लेकर कर दिया है अलर्ट। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में भाजपा और जेडीयू को बड़ा नुकसान होने जा रहा है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राजद अपने प्रत्याशियों को बांटने लगा दूसरे चरण की सीटों के लिए सिंबल। जी हां दोस्तों, महागठबंधन में पहले चरण के प्रत्याशियों की घोषणा के बाद दूसरे चरण की सीटों को लेकर मंथन चल रहा है। कांग्रेस भले इस मामले में पीछे हो, मगर राजद ने दूसरे चरण के प्रत्याशियों को भी सिंबल देना शुरू कर दिया है। पार्टी सूत्रों की माने तो बुधवार को कई प्रत्याशियों को सिंबल दे दिए गए। खबर है कि राजद ने बरौली के मौजूदा विधायक नेमतुल्लाह के स्थान पर रियाजुल हक राजू को टिकट दिया है। वहीं हिलसा और फतुहा के मौजूदा विधायकों पर पार्टी ने फिर भरोसा जताया है। दूसरे चरण में राज्य की 94 सीटों पर चुनाव होना है। इन सीटों के लिए 3 नवंबर को मतदान होगा। यह चरण भी राजद के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 2015 के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो राजद ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसे 80 पर जीत हासिल हुई थी। इस जीत में दूसरे चरण में शामिल सीटों का बड़ा योगदान है। इस चरण की सीटों में से 31 पर राजद ने जीत दर्ज की थी। वहीं कांग्रेस ने 6 स्थानों पर जीत हासिल की थी। राजद और कांग्रेस के बीच यह कवायद चल रही है कि किस सीट से कौन लड़ेगा। वहीं दूसरी ओर राजद ने ऐसी सीटों पर सिंबल देना भी शुरू कर दिया है जहां कोई विवाद नहीं है। सूत्रों की माने तो बुधवार को फतुहा सीट के मौजूदा विधायक रामचंद्र यादव, हिलसा के विधायक शक्ति सिंह यादव को सिंबल मिल गया है। वहीं गोपालगंज की बैकुंठपुर सीट पर पार्टी द्वारा प्रेम शंकर यादव को हरी झंडी दिए जाने की खबर है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव महागठबंधन के लिए प्रचार करेंगे कन्हैया कुमार, तेजस्वी के साथ दिख सकते हैं मंच पर। जी हां दोस्तों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव मंडल ने गुरुवार को साफ कर दिया कि पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य कन्हैया कुमार महागठबंधन के चुनावी अभियान में शरीक होंगे। इस घोषणा के बाद साफ हो गया है कि राजद नेता तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार एक मंच पर साथ दिख सकते हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव में राजद का सीपीआई से गठबंधन नहीं हुआ था। बेगूसराय में कन्हैया कुमार के खिलाफ राजद के उम्मीदवार भी मैदान में थे। पार्टी ने कहा कि वामदल, कांग्रेस और राजद के बीच आपसी एकता बन चुकी है। इस एकता में दरार डालने की कोशिश भाजपा, आरएसएस और अन्य सांप्रदायिक संगठन कर रहे हैं। एनडीए के षड्यंत्र का मजबूती से प्रतिकार करने की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। पार्टी की ओर से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि महागठबंधन के सभी घटक दल साथ हैं। एआईएसएफ समेत सभी छात्र संगठन भी महागठबंधन के पक्ष में है। उसका सभी वाम दलों, कांग्रेस और राजद में पूर्ण तालमेल है। माले समेत महागठबंधन में शामिल किसी भी दल से कोई मनमुटाव नहीं है। इस संबंध में एनडीए दुष्प्रचार कर रहा है, जिसे जनता पहचान चुकी है। सीपीआई ने कहा है कि पार्टी चुनाव में अपने सारे निर्णय महागठबंधन के संयुक्त भलाई को लेकर ही करती है। पार्टी मानती है कि उसकी लड़ाई सिर्फ भाजपा, एनडीए से है और वह जानता है वह जनता के लिए व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रही है। यहाँ किसी भी नेता विशेष को अलग से प्रमुखता नहीं दी जा रही है और न उसका अलग से पोस्टर बैनर बनाया जा रहा है। सहयोगी किसी भी दल के पोस्टर बैनर से अन्य दलों को कोई परेशानी नहीं है। सीपीएम ने अपनी 4 सीटें घोषित की। दूसरी तरफ सीपीएम ने अपनी 4 सीटों के उम्मीदवारों की अधिकृत सूची जारी कर दी है। पार्टी ने कहा है कि राज्य कमेटी ने धर्मनिरपेक्ष मतों से बिखराव रोकने व भाजपा जेडीयू के जनतंत्र विरोधी गठबंधन को पराजित करने के लिए राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन के साथ सीटों के तालमेल के आधार पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। पार्टी ने समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र से अजय कुमार, सारण के मांझी से सत्येंद्र यादव, बेगूसराय के मटिहानी राजेंद्र प्रसाद सिंह और पूर्वी चंपारण के पीपरा से राजमंगल प्रसाद को अपना उम्मीदवार बनाया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार की नीतियों के खिलाफ लोगों को भड़का रहे नक्सली चुनाव में डाल सकते हैं खलल, पुलिस मुख्यालय ने किया अलर्ट। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पहले ही चरण में नक्सल प्रभावित जिलों बांका, मुंगेर, जमुई और लखीसराय में चुनाव होने हैं। एक तरफ प्रशासन सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर लोगों को वोट देने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, दूसरी तरफ नक्सली चुनाव में व्यवधान डालने की कोशिश में जुटे हैं। पुलिस मुख्यालय के खुफिया विभाग ने सूचित किया है कि जमुई, मुंगेर, लखीसराय और बांका में नक्सली अपने प्रभाव वाले गांवों में जाकर लोगों को न सिर्फ सरकार की नीतियों के खिलाफ भड़का रहे, बल्कि उन पर चुनाव बहिष्कार करने का भी दबाव बना रहे हैं। इसको लेकर संबंधित जिलों के एसपी को सतर्क कर कार्रवाई के लिए कहा गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हाथरस कांड पर कांग्रेस की यूपी सरकार से मांग, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज से कराई जाए जांच।
जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने हाथरस कांड में उत्तर प्रदेश सरकार पर ध्यान भटकाने और बहाने तलाशने का आरोप लगाते हुए बुधवार को कहा कि इस घटना की सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के किसी वर्तमान जज से जांच कराई जानी चाहिए। पार्टी प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी कहा कि राज्य की भाजपा सरकार को घड़ियाली आंसू बहाना बंद करके घटना के असली दोषियों को सजा दिलाने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, दंगों की साजिश की बात उस वक्त की जा रही है जब एक महिला के साथ ज्यादती और हत्या का आरोप है और उसका रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार कर दिया गया हो। दंगों की साजिश की बात वो लोग कर रहे हैं जिनको इसमें पीएचडी हासिल है। कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार की तरफ से कहा गया है कि उसे हटाने का षड्यंत्र किया गया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया, अगर कोई पीड़िता के घर जाकर सहानुभूति जता देता है तो वो देशद्रोह नहीं है। सिंघवी ने दावा किया कि भाजपा के कई नेता इस घटना के बाद वाहियात बातें कर रहे हैं जो भारतीय लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। उधर कांग्रेस की एक अन्य प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने लखनऊ में हाथरस कांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दाखिल किए गए हलफनामे को सफेद झूठ बताया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना वैक्सीन ट्रायल पर चीन के झांसे में बुरा फंसा बांग्लादेश, मिला बड़ा धोखा। जी हां दोस्तों, कोविड-19 वैक्सीन विकसित कर रही चीनी दवा निर्माता सिनोवेक ने बांग्लादेश से अपना वादा तोड़ दिया है। साथ में वैक्सीन निर्माण का झांसा देकर चीन ने अब बांग्लादेश के अधर में लटका दिया है। अब वह तीसरे चरण के परीक्षण से पहले बांग्लादेश से पैसे मांग रहा है। को फाइनेंस की रखी शर्त। सिनोवैक ने बांग्लादेश से कहा है कि देश में होने वाले तीसरे चरण के ट्रायल के लिए को फाइनेंस करना होगा, यानी कि बांग्लादेश को भी बराबर रुपए देने होंगे। इस बाबत जानकारी देते हुए बांग्लादेश के स्वास्थ्य विभाग के सचिव अब्दुल मन्नान ने कहा, उन्होंने सिनोवैक बायोटेक लिमिटेड चीन ने बांग्लादेश सरकार को पत्र भेजकर तीसरे चरण के मानव परीक्षण के लिए सह वित्त पोषण की मांग की। पहले किया खुद खर्चे का वादा। खबरों के अनुसार सिनोवैक ने बांग्लादेश के साथ एक समझौता किया था जिसमें कहा गया था कि वह कोरोना वायरस वैक्सीन को तैयार करने के लिए तीसरे चरण के परीक्षणों की लागत भी स्वयं वहन करेगा। लेकिन अब 24 सितंबर को बांग्लादेश को दिए गए एक पत्र में सिनोवैक ने कहा है कि जब तक बांग्लादेश प्रयासों में को फाइनेंस नहीं करेगा तब तक परीक्षण में देरी होती रहेगी। हालांकि सिनोवैक द्वारा अभी तक कितने रुपए की मांग की जा रही है इस बारे में उसने स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है। उधर मन्नान का कहना है कि को फंडिंग की दिशा में फैसला लेने में वक्त लगेगा, लेकिन बांग्लादेश सरकार इसको लेकर गंभीर है। बांग्लादेश स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के मुख्य प्रोफेसर डॉक्टर अबुल बशर मोहम्मद खुर्शीद आलम ने कहा कि बांग्लादेश सरकार पहले के प्रस्ताव को लेकर सकारात्मक थी, लेकिन ताज़ा प्रस्ताव से असहज है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सियाचिन लद्दाख में भारतीय सैनिकों के लिए गर्म कपड़े उपकरण खरीद भी देरी। सीएजी की रिपोर्ट पर पीएसी ने लोकसभा स्पीकर से लद्दाख जाने की मांगी अनुमति। जी हां दोस्तों, संसद की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में चौधरी ने लोकसभा स्पीकर से इस माह के अंत में सदन के एक पैनल के लद्दाख जाने की इजाजत मांगी है। दरअसल लद्दाख जाकर लोकसभा का यह पैनल सीमा पर तैनात सैनिकों से मिलना चाहता है और उनके काम करने की परिस्थिति को समझना चाहता है। पीएसी अध्यक्ष का यह पत्र ऐसे वक्त लिखा गया है जब इस साल की शुरुआत में कैग ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि सियाचिन और लद्दाख में तैनात सैनिकों को ठंड के कपड़े और अन्य सामान की भारी कमी है। इस कमी की वजह खरीद में देरी को बताया गया था। बता दें कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत पहले ही 2 बार पीएसी के सामने पेश हो चुके हैं। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार कैग रिपोर्ट में बताया गया था कि वित्त वर्ष 2015-16 और 2017-18 की अवधि के दौरान हुए ऑडिट में पता चला कि ऊंचाई वाले और ठंडे स्थानों पर सैनिकों की तैनाती के लिए जरूरी कपड़ों और उपकरणों की खरीद में 4 साल तक की देरी हुई, जिसके चलते इनकी भारी कमी हुई। बर्फ में लगाए जाने वाले चश्मों को भी बेहद कमी रही। बता दें कि भारत और चीन के बीच बीते कई माह से एलएसी पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। बातचीत के दौर जारी है, लेकिन अभी तक स्थिति सामान्य नहीं हो सकी है और चीन की तरफ से लगातार युद्ध की तैयारियां की जा रही हैं। वहीं भारत की तरफ से भी चीन का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हथियारों और बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती की गई है। हालात को देखते हुए माना जा रहा है कि भारत और चीन के सैनिक ठंड के मौसम में भी यहां तैनात रह सकते हैं। अब चूंकि लद्दाख की गलवान घाटी में ठंड के दिनों में तापमान माइनस से भी 30-40 डिग्री नीचे चला जाता है, तो ऐसे में हाई एल्टीट्यूड पर इस्तेमाल होने वाले गर्म कपड़े और अन्य उपकरणों की आवश्यकता होगी, जिसे पर्याप्त मात्रा में जुटाना एक चुनौती होगी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना का रोजी रोटी पर असर, 2021 तक 15 करोड़ लोग हो जाएंगे बेहद गरीब। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट की वजह से दुनिया भर में बेरोजगारी बढ़ी है। आर्थिक गतिविधियां थमने से अर्थव्यवस्था को चोट पहुंची है। इस बीच अब विश्व बैंक ने बुधवार को एक चेतावनी दी है। विश्व बैंक का कहना है कि कोरोना की वजह से विकासशील देशों के साथ विकसित देशों की भी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। विश्व बैंक की माने तो इस महामारी की वजह से आर्थिक संकट गहरा सकता है। विश्व बैंक ने बुधवार को चेतावनी जारी
करते हुए कहा कि साल 2021 तक कोरोना के कारण कम से कम 15 करोड़ लोग अत्यधिक गरीब की श्रेणी में चले जाएंगे, यानी रोजी रोटी का संकट गहरा सकता है। विश्व बैंक ने महामारी के मद्देनजर चेताया है कि साल 2021 तक 88 से 150 मिलियन लोगों को अत्यंत गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल आर्थिक गतिविधियां सुस्त पड़ी हैं, जिससे विकास दर नेगेटिव में चला गया है। विश्व बैंक के मुताबिक 2021 तक 8.8 करोड़ से 11.5 करोड़ लोग अतिरिक्त गरीबी में धकेले जा सकते हैं, जिसे मिलाकर 2021 तक दुनिया भर में 15 करोड़ लोगों पर अधिक गरीब होने का खतरा मंडरा रहा है। विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष डेविड मलपास का कहना है कि कोरोना संकट के बाद सभी देशों को अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर काफी काम करना होगा, तब जाकर स्थिति में सुधार संभव है। इससे पहले बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के मुताबिक कोरोना महामारी ने पिछले कई दशकों के दौरान स्वास्थ्य क्षेत्र में हुई प्रगति को पलटते हुए लगभग 3.7 करोड़ लोगों को अत्यधिक गरीबी में ढकेल दिया है। फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस महामारी का वास्तविक प्रसार चाहे जितना रहा हो, लेकिन इसने आर्थिक मोर्चे पर हर देश में व्यापक रूप से तबाही मचाई है। हालांकि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि कोरोना संकट के दौरान भारत ने 20 करोड़ महिलाओं को नकदी हस्तांतरण किया और इससे न केवल भूख और गरीबी पर महामारी के असर को कम करने में मदद मिली, बल्कि महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिला। इसके अलावा भारत में आधार डिजिटल वित्तीय प्रणाली मददगार साबित हुई। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। शिवसेना ने चीन के मुद्दे पर केंद्र को घेरा, राहुल गांधी को सराहा। जी हां दोस्तों, शिवसेना ने लद्दाख में सीमा पर चीन के साथ तनाव के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की बात को दोहराते हुए पीएम मोदी से पूछा है कि लद्दाख में घुसे चीनी सैनिकों को कब निकाला जाएगा। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में चीन के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए राहुल गांधी की सराहना की गई है। सामना में लिखा गया है कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर जोरदार टिप्पणी की है। लद्दाख में घुसे चीनी सैनिकों को बाहर कब निकालोगे? हमारी सरकार होती तो चीनियों को 15 मिनट में उठाकर बाहर फेंक दिया होता। शिवसेना ने कहा कि ऐसा हमला राहुल गांधी ने किया और बीजेपी की ओर से अब तक कोई जवाब नहीं आया है। राहुल गांधी पहले हाथरस गए, फिर पंजाब और अब हरियाणा में उन्होंने किसानों के मोर्चे का नेतृत्व किया। उन्होंने पुलिस के विरोध की परवाह नहीं की। शिवसेना ने कहा कि छवि को मलिन करने के प्रयासों के बावजूद राहुल गांधी जैसा योद्धा रुका नहीं, यह महत्वपूर्ण है। शिवसेना ने कहा कि चीन के मामले में राहुल गांधी ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया है और उनकी देशभक्ति पर भी सवाल उठाया है। चीनी सेना हमारी सीमा में घुस आई, इसके बावजूद प्रधानमंत्री इतने ठंडे क्यों? ऐसा सवाल उन्होंने किया है। चीनियों को 15 मिनट से बाहर निकाल देंगे। राहुल गांधी का यह वक्तव्य किसी को बकवास लग रहा होगा तो उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के इस प्रकार के वक्तव्यों की जांच कर लेनी चाहिए। शिवसेना ने कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर खींचकर लाने की बात किसने कही थी? हर कश्मीरी पंडित के घर वापसी का वचन किसने दिया था और अब उन वचनों की क्या स्थिति है, यह स्पष्ट हो जाना चाहिए। चीन का मुद्दा महत्वपूर्ण है और सुशांत और कंगना आदि मामलों की आग चाहे जितनी भड़काई जाए, राष्ट्रभक्ति का यह मामला उसके धुएं में गुम नहीं होगा। शिवसेना ने कहा कि लद्दाख की सीमा में चीनी सेना को घुसे बहुत समय हो चुका है। दो देशों के बीच चर्चा के लिए 7 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन लाल चीनी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में हमारे वायुसेना प्रमुख भदौरिया ने कहा है कि पड़ोस के देश से खतरा बढ़ चुका है, हम किसी भी चुनौती के लिए तैयार हैं। स्पष्ट रूप से कहें तो चीन के साथ युद्ध करने के लिए सेना तैयार है। शिवसेना ने कहा कि चीन से युद्ध करने के लिए तैयार होने की गर्जना वायुसेना प्रमुख ने ही की है। देश हमेशा उनके साथ है। राहुल गांधी ने 15 मिनट में चीनियों को पीछे हटाने की चुनौती स्वीकार की है। उनके पास इस बारे में कौन सी योजना है, इस पर भी प्रधानमंत्री मोदी को राहुल गांधी से बात करनी चाहिए। आखिर मामला राष्ट्रीय सुरक्षा का है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को चुना नेता, अब की बार बिहार में बन सकती है तेजस्वी की सरकार। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्ष के नेताओं ने आज पटना में महागठबंधन की तारीफ से प्रेस वार्ता की। इस दौरान आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट पार्टी और वीआईपी पार्टी के नेता मंच पर मौजूद रहे। आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव के साथ उनके भाई तेज प्रताप यादव और राज्यसभा सांसद मनोज झा भी मौजूद थे। महागठबंधन में सबसे ज्यादा सीटें आरजेडी के हिस्से आई हैं, जबकि दूसरे नंबर कांग्रेस वाली वाल्मीकि नगर में लोकसभा उपचुनाव की सीट भी कांग्रेस को मिली है। इसके बाद सीपीआई माले को ज्यादा सीटें मिली है। इन 3 बड़ी पार्टियों के बाद सीपीआई और सीपीआई के बीच सीटों का बंटवारा हुआ है। वहीं आरजेडी के हिस्से से ही वीआईपी और जेएमएम को सीटें मिलेंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की तरफ से बोलते हुए अविनाश पांडे ने कहा
कांग्रेस, आरजेडी, माले, सीपीआई, सीपीएम और वीआईपी पार्टी ने एक मजबूत गठबंधन के लिए एक साथ आने का निर्णय लिया है। अविनाश पांडे ने घोषणा किया कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन चुनाव लड़ेगी, मतलब तेजस्वी बिहार में महागठबंधन से सीएम पद के उम्मीदवार होंगे। तेजस्वी यादव ने कहा, मैं गठबंधन के सभी साथियों का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे नेतृत्व के लिए चुना। हम ठेठ बिहारी हैं, हमारा डीएनए भी शुद्ध है। बिहार की जनता बदलाव चाहती है। बिहारी जान चुके हैं और उन्होंने ठान लिया है कि उन्होंने 15 साल तक राज्य की ये हालत बना दी। कुर्सी के प्यार में स्टेबल गवर्नमेंट को अनस्टेबल कर दिया। बिहार काम पर विश्वास करता है। बिहार के गौरव के लिए, बिहार को तरक्की के रास्ते पर लाने के लिए हम बिहार की जनता से मांग करते हैं कि हम लोगों को एक मौका दीजिए, हम वो पूरा करेंगे। हम 10 लाख नौकरियां देंगे, ये सरकारी नौकरियां हैं। तेजस्वी यादव ने कहा, हम बिहार की जनता से वादा करते हैं कि हमारी सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट में ही हम अपना ये वादा पूरा कर देंगे। हम वादा करते हैं कि सरकार बनने के 1-1.5 महीने में ही लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। सरकारी नौकरी के फॉर्म पर कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।